एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का सेकंड चैप्टर जो था इनकम डिटरमिनेशन और मल्टीप्लायर चालू करा अपन ने। इनकम डिटरमिनेशन मल्टीप्लायर में अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था इसके अंदर अपन ने, ठीक है, इसमें अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अचीव होती है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कब अचीव होती है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। और इसका अल्टरनेट तरीका क्या होता है, इसका अल्टरनेट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू, ठीक है, सेविंग्स अप्रोच। तो अपन यहां पे आज देख रहे हैं क्या है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी क्या करा जा सकता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से भी क्या करा जा सकता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फाइंड आउट करा जा सकता है। किससे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से जो इसको रिलेट किया जाता है वो क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज दैट लेवल जहां पे प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं। इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड वेयर प्लान्ड सेविंग इज इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का इंटरसेक्ट ईच अदर। जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या करेगा, आपस में इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या करने वाले हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करने वाले हैं। बेटे क्लास में पढ़ाई भी करना, क्लास से निकालो वो निकालो। तो जहां पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या करने वाले, आपस में इंटरसेक्ट करने वाले, देखिएगा जरा। अब सेविंग कर्व कहां से जाता है, सेविंग कर्व आपको सबको पता है, सेविंग कर्व क्या होता है, सेविंग कर्व कहां से जाएगा, नेगेटिव होता है सेविंग कर्व, नेगेटिव से चालू होकर पॉजिटिव जाता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑटोनोमस होता है इकोनॉमी के अंदर, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। जिस पॉइंट पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट के बारे में बात कर रही है। एक्स एक्सिस हो गया, जीरो हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, वाई डैश आ गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट पे क्या है, दिस इज सेविंग्स एस एस डैश, ठीक है, ये एस एस डैश कर्व बन गया। और ये क्या है, इन्वेस्टमेंट कर्व, आई आई डैश इन्वेस्टमेंट कर्व आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शो करता है कि इस पॉइंट पे क्या है, आपका सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो जिस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, दोनों बराबर हो जाते हैं। उस पॉइंट पे क्या होता है, जिस पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि ई पॉइंट, समझ गए। अब आगे देखेंगे इसके अंदर क्या लिखा है। अब जस्ट इन केस एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पे आपका वापस से कल वाली सिचुएशन हुई अपने साथ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अब देखो भाई, ये आपका सेविंग कर्व है, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कर्व, ये पॉइंट है, एक्स एक्सिस आ गया जीरो, वाई एक्सिस आ गया आई आई डैश एस डैश एस। ये पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट के नीचे होगा, ये तो क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये क्या है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के आगे। तो बेटा इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आपका जो सेविंग्स है वो क्या है, ग्रेटर देन योर इन्वेस्टमेंट है। और इस पॉइंट पे क्या है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ग्रेटर है सेविंग्स है। मतलब इस पॉइंट पे आपका सेविंग्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। और उसके ऊपर और नीचे देखा जाए तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स। अब इस पॉइंट पे क्या हो रहा है वो सुनिएगा ढंग से। इस पॉइंट पे ये हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर सेविंग्स ज्यादा है, इस पॉइंट के नीचे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में मैच कर जाएंगे, मीट आउट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये वैसा ही एग्जैक्टली एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर काम करता है। अगर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बराबर है तो ठीक है, और अगर सेविंग्स इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो सिचुएशन जहां पे हाउस होल्ड सेविंग्स ज्यादा कर रहे हैं और खर्चा हो रहा है कम, और खर्चा कर रहे हैं कम। सेविंग्स ज्यादा हो रही है और इन्वेस्टमेंट्स क्या है, कम है। इन्वेस्टमेंट्स कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेविंग्स अगर किसी जगह पे ज्यादा हो रही है, इसका मतलब आप कंजम्पशन नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे हो, कंजम्पशन नहीं कर रहे हो।
कंजम्पशन नहीं करोगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली कंजम्पशन कम करोगे तो इनकम कम हो जाएगी। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल मिला के जो स्टॉक है वो ज्यादा बच जाएगा। अगर आप ज्यादा सेविंग्स करोगे मतलब आपने हमारा स्टॉक खरीदा नहीं, स्टॉक नहीं खरीदा तो क्या होगा, स्टॉक नहीं खरीदा तो हम लोग फर्दर बनाना बंद कर देंगे, हम लोग फर्दर स्टॉक बनाना बंद कर देंगे। जैसे ही हमने फर्दर स्टॉक बनाना बंद किया तो क्या होगा, जैसे ही हमने स्टॉक बनाना बंद कर दिया तो सिचुएशन सोचो क्या आएगी, सिचुएशन ये आएगी कि स्टॉक बनाना हो गया बंद। स्टॉक बंद होते ही क्या हुआ, लोगों की इनकम फॉल कर गई, लोगों की इनकम फॉल करने लग गई। जैसे जैसे लोगों की इनकम क्या करने लग जाएगी, फॉल करने लग जाएगी, लोगों की इनकम कम होती जा रही है, लोगों की इनकम फॉल करती जा रही है। लोगों की इनकम कम हो रही है, लोगों की इनकम फॉल कर रही है, इनकम फॉल हो जाएगी तो कहां से पैसा आएगा आपके पास कंजम्पशन करने के लिए, यू गोना यूटिलाइज योर सेविंग्स। तो आपको अपनी सेविंग्स को तोड़ना पड़ेगा, सेविंग्स को कम करना पड़ेगा। और ऑन दी अदर हैंड सिचुएशन क्या आती है, ऑन दी अदर हैंड सिचुएशन ये आती है कि आपका अगर क्या है, सेविंग्स अगर कम है, इन्वेस्टमेंट ठीक है, और सेविंग्स अगर कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब कंजम्पशन आप ज्यादा करना चाहते हो, सेविंग्स आप कम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी में ऐसा लगता है कि लोगों की सेविंग्स क्या है, लोग ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो लोग जो भी हम बनाएंगे उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बढ़ेगा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली विल रीच टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहां जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे वापस आ जाएंगे। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, हाउ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एडजस्ट टू ईच अदर। इक्विलिब्रियम कब अगर होता है, व्हेन प्लान्ड सेविंग इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड सेविंग किसके बराबर है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इन फ्री इकोनॉमी व्हेन सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट देन आउटपुट विल टेंड टू एडजस्ट अप एंड डाउन अंटिल टू आर इक्वल अगेन। ये बोलता है कि जहां पे फ्री इकोनॉमी के अंदर जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होते तो आउटपुट अपने आप को अप डाउन करता है ताकि दोनों वापस से बराबर हो जाए। अगर सेविंग क्या है, ज्यादा है, तो सेविंग अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेविंग का लाइन अबव द इन्वेस्टमेंट का, सेविंग कर्व किसके ऊपर रहेगा, इन्वेस्टमेंट कर्व के ऊपर। ठीक है, ये सेविंग कर्व क्या है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, देख सकते हो आप। तो सेविंग कर्व इज अबव द इन्वेस्टमेंट कर्व। At this level, household savings are more than firm planned investment. Household मतलब घर वाले ज्यादा पैसा बचा रहे हैं। In other words, buyers are not spending to match with the investment plans of the producers. Buyers खर्चा नहीं कर रहे investment plans को meet out करने के लिए। As a result, there will be undesired, unplanned build-up of stock of inventories. तो क्या हो जाएगा, undesired stock हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास stock। ठीक है, क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरी हमारे पास स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा। स्टॉक इकट्ठा हो गया तो हम क्या करें, स्टॉक अगर हमारे पास इकट्ठा हो गया तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसोल्ड स्टॉक डिजायर्ड लेवल फर्म विल कट द आउटपुट एंड रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। आउटपुट कम कर दूंगा, एम्प्लॉयमेंट कम कर दूंगा। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तुम्हारे पास काम नहीं है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास इनकम नहीं है, तो अब यूज करो तुम अपने सेविंग्स को। क्या करोगे, तुम अपने सेविंग्स को यूज करोगे। लेसर आउटपुट implies lesser investment, lesser employment, lesser income. This tendency of reducing output will continue until the equilibrium reaches to the, ठीक है, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमी रीचेस टू द इक्विलिब्रियम। वापस से जब तक हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाते ये कॉन्सेप्ट चलता ही रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब प्लान्ड सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। प्लान्ड सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो जाता। आगे क्या बोलता है ये, इफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग्स, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो क्या होगा, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी। क्या, O/2 लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग का नीचे है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, फर्म ज्यादा खर्चा कर रही है। एट दिस लेवल ऑफ इनकम हाउसहोल्ड सेविंग्स मोर देन फर्म्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। घर लोग क्या करते हैं, घर वाले कम सेव करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, बायर्स ज्यादा प्लान करते हैं खर्चा करने का, हम लोग कम कर रहे हैं। तो अब क्या करें, प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग, ठीक है, बायर्स आर प्लानिंग टू स्पेंड बियॉन्ड व्हाट प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट। As a result, there will be undesired, unplanned reduction of stock। क्या हो गया इस बार, रिडक्शन ऑफ स्टॉक हो गया। और रिडक्शन ऑफ स्टॉक को पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा आप लोग क्या करोगे, आप इनकम कमाओगे। ठीक है, योर सेविंग्स विल इंक्रीज, आपकी सेविंग्स वापस से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोर इन्वेस्टमेंट, मोर आउटपुट, मोर इनकम। दिस टेंडेंसी विल कंटिन्यू जब तक इकोनॉमी वापस से इक्विलिब्रियम पे नहीं आ जाती। और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे आने का मतलब क्या हो गया, लेवल ऑफ इनकम किसके बराबर हो जाएगी, प्लान्ड सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। बोलो किसी को डाउट है, बताइए, किसी को कुछ छोटा सा भी डाउट है तो बोलो। साइमल्टेनियस इक्वालिटी बिटवीन ईडी एंड एस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम डायग्राम बनते हैं। साइमल्टेनियस इक्वालिटी कैसे आती है, साइमल्टेनियस इक्वालिटी इस तरीके से आती है। कौन सा नंबर है सर, फिफ्थ।
दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो रहा है, बराबर पॉइंट पे आ रहा है। तो दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आएगा, बराबर पॉइंट पे आएगा। दिस इज दिस वांट टू शो, ये यही शो करना चाहता है। दिस इज योर सेविंग्स, दिस इज योर x एक्सिस 0, y एक्सिस, x एक्सिस 0, y एक्सिस, ये क्या है, दिस इज y डैश, ये क्या है, सेविंग कर्व s डैश, दिस इज योर इनकम o y, दिस इज योर c डैश, कंजम्पशन। ओके फाइन। तो ये क्या है, साइमल्टेनियस इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, जब हम दोनों डायग्राम्स के इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैच करवाते हैं। यहाँ पे क्या है, इस अप्रोच में क्या है, ठीक है, s इक्वल्स टू i एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे कंजम्पशन इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यानी कि AD इक्वल्स टू AS। समझ गए, AD किसके बराबर है, AS के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्या हुआ, बोलो भाई, क्या ऊपर वाला है AD, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ऊपर वाला एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई रहेंगे। ठीक है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। सबसे नीचे वाला क्या है, दिस इज S इक्वल्स टू I। दो अप्रोचेस है ना इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने की। तो इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के पहले अप्रोच है AD इक्वल्स टू AS, और यहाँ पे क्या है, S इक्वल्स टू I। और दोनों पॉइंट पे देख सकते हो सेम पॉइंट पे इक्विलिब्रियम लाई करता है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आपका इक्विलिब्रियम सेम पॉइंट पे ही क्या करेगा, हमेशा लाई करेगा। इक्विलिब्रियम लाई ऑन द सेम पॉइंट। कोई डाउट है तो असली में थोड़ी होता है नहीं, बट हमेशा टेंडेंसी ये रहती है कि इकोनॉमी हमेशा कोशिश ये करती है इक्विलिब्रियम पे मीट आउट करने की। अब जैसे महंगाई बढ़ती है, इमेजिन करो, अभी हर सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती जाती है। जैसे पेट्रोल एक्सपेंसिव हुआ, सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही है। आज की डेट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, लाइट्स, सब कुछ, ट्रांसपोर्टेशन पूरा एक्सपेंसिव हो गया, तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, इकोनॉमी अपने आप को उसी लेवल पर वापस ले जाने की कोशिश करती है ताकि वो इक्विलिब्रियम पे आ जाए। डन, कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट। ओके फाइन, नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे अब। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, सबके पास जॉब है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट। और फुल एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे हम लोग कौन से लेवल पे पहुंच गए, इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच गए। तो दिस इज कॉल्ड एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज दैट लेवल ऑफ इनकम वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, या फिर प्लांट सेविंग्स किसके बराबर होता है, प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर। भाई AD इक्वल्स टू AS या इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग्स। इट इज नॉट एसेंशियल दैट इक्विलिब्रियम अकर्स ऑलवेज एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऐसा कभी नहीं होता कि इक्विलिब्रियम हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट एसेंशियल दैट full equilibrium occurs always at full employment level, that is under employment equilibrium can also exist. Under employment equilibrium भी exist कर सकता है। In other words, there can be under employment equilibrium level of income. Under employment equilibrium level of employment भी हो सकता है। तो हो सकता है कि सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं हुए, बट जितने लोग एम्प्लॉयड हुए हैं और जितनों की इनकम आ रही है, सबकी इनकम को जोड़ दो, तो सबकी इनकम को जोड़ने के बाद उतना ही क्या है, एग्रीगेट डिमांड है, उतना ही क्या है आपका एग्रीगेट सप्लाई है, बिफोर रीचिंग द फुल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड को सप्लाई को बराबर पहुंचा सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सारे की सारी कंट्री एम्प्लॉयड है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि सारी की सारी कंट्री एम्प्लॉयड नहीं है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मींस अ सिचुएशन जहां पे ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। सारे के सारे रिसोर्सेज क्या है, फुली यूटिलाइज्ड है। इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द इक्विलिब्रियम वेयर ऑल द रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड और एम्प्लॉयड। Full employment equilibrium is that level at which aggregate demand equals to aggregate supply। यहाँ पे aggregate demand aggregate supply full employment पे बराबर होती है। इक्वल, यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है AD और AS के बीच में। इसका डायग्राम किस तरीके का बनता है वो देखिए।
जब हम बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, और यहाँ पे ठीक है डायग्राम किस तरीके का बना वो देखिए। एडी और एएस अप्रोच से अपन इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर एएस नेशनल इनकम, एएस या फिर नेशनल इनकम। इस पॉइंट पे अपना क्या आ जाएगा, एडी आ गया। इस पॉइंट पे क्या आ गया, एग्रीगेट डिमांड आ गया अपना, ठीक है। अब इस पॉइंट पे भी अपना एग्रीगेट डिमांड आ रहा था, समझना बात को। एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस। हुआ ये कि ये तो है एग्रीगेट डिमांड एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, और यहां पे भी आ रहा है एडी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। ये क्या आ रहा है, एडी एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट। तो एडी जो है लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट पे, एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सी प्लस आई, और यहां पे एडी का मतलब है सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई, सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। ये जो है ना, ये दिस इज योर डेल्टा आई, डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या है इसका मतलब, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि इकोनॉमी में और भी पैसा क्या करा गया है, इन्वेस्ट करा गया है, और ज्यादा पैसा क्या करा गया है, इन्वेस्ट करा गया है। सो इकोनॉमी के अंदर आपने और ज्यादा पैसा क्या करा है, इन्वेस्ट करा है, ठीक है, और ज्यादा पैसा आपने क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। तो पहले हम इस लेवल पे क्या कर चुके थे, ऑलरेडी इस लेवल पे हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके थे, ठीक है, इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके थे। इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो चुका था, अचीव हो चुका था। इक्विलिब्रियम अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीवमेंट का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है। सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो गए, एम्प्लॉयड हो गए। सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं, एम्प्लॉयड हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, एम्प्लॉयड हो चुके हैं। नीचे क्या आ रहा है अपना इनकम, इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, इस पॉइंट पे हमारे जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास थे सारे के सारे एम्प्लॉयड हो चुके हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड, सारे के सारे रिसोर्सेज आर वर्किंग, सब कुछ सही चल रहा है। मगर हुआ ये कि आपके पास इकोनॉमी के अंदर और इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, नया लेबर आ गया। आपने क्या किया, इकोनॉमी के अंदर उन लोगों को भी इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया, इकोनॉमी के अंदर हमने वो पैसा भी, वो इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर दिया हमने, इकोनॉमी के अंदर वो पैसा भी लगा दिया। तो इकोनॉमी के अंदर वो पैसा लगा दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा हमारे पास, अल्टीमेटली हमारे पास ये हुआ कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमने और ज्यादा अर्निंग्स कर ली। क्या कर ली, और ज्यादा अर्निंग्स कर ली। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा YF, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। किस पे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। मतलब एडिशनल इनकम हमने यहाँ पे क्या कर दी है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमने क्या कर दी है, अर्न कर दी है। क्या कर दी है, अर्न कर दी है। बोले समझ आए कि नहीं, समझ आ गई चीज। मतलब अगर ऐसे ही केवी कांस्टेंट और एएस को अपन वो कर ले तो सप्लाई फ्लक्चुएशन आ रही हो, मतलब डिमांड तो हो रही हो पूरी, लेकिन सप्लाई ना हो, डिमांड हो रही है, मतलब जैसे इसके अंदर सप्लाई है बेटा ये सप्लाई नहीं, नेशनल इनकम है। अगर इकोनॉमी में, पूरी इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है, अल्टीमेटली इनकम भी बढ़ेगी। वो तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर दो तीन है भी। हाँ 280 है ना, तो वैसे दो है, तो ये 2 एस में इनकम तो इनकम नहीं है ना, अलग अलग उससे इनकम एक ही रहती है। इनकम आप ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा इनकम में ऐड हो जाएगा, बट एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है, आपका एग्रीगेट डिमांड ही चेंज हो गया, तो इनकम में बढ़ गई ना, इनकम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चली तो गई, ठीक है, ओके फाइन। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बहुत ही आसान से सिचुएशन होती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको इसी डायग्राम के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था पिछले डायग्राम में, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज इक्वालिटी बिटवीन एडी एंड एएस बिफोर रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड।
तो फुली यूटिलाइज नहीं हुए रिसोर्सेज, और फुली यूटिलाइजेशन से पहले ही हमने क्या कर दिया, ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। तो यूटिलाइजेशन से पहले ही क्या हो चुका है, ठीक है, ये अचीव हो चुका है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एडी और एएस ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं, और सारे के सारे रिसोर्सेज अभी भी क्या नहीं हुए, एम्प्लॉयड नहीं हुए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वापस या और रिसोर्सेज एम्प्लॉयड नहीं हो सकते। अब सिचुएशन समझो, मतलब मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि भाई और भी रिसोर्सेज हैं। आप ये पॉइंट निकाला मैंने, ये इस पॉइंट पे क्या किया, दिस इज एडी इक्वल्स टू एएस, एएस और एडी, ये क्या आ गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे एडी और एएस क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या है ये, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट है जहां पे अंडर एम्प्लॉयमेंट, बेटे इधर ध्यान दे लो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम निकाला है। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे आपका एडीएस क्या हो चुका है, दोनों बराबर हो चुका है। अभी ये जो पॉइंट है ना, ये शो क्या करना चाहता है, ये पॉइंट ये बोलना चाहता है कि एडी और एएस तो बराबर हो चुका है, बट इक्विलिब्रियम भी अचीव हो चुका है, बट रिसोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। तो आपने क्या किया, आपने जैसे ही और रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दिया इकोनॉमी के अंदर, जैसे ही मैंने फर्दर रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर दिया, तो फर्दर रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके मेरी इनकम भी और बढ़ गई। भाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, समझ रहे हो? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वजह से इनकम भी बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई तो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच चुका है, बट इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज अभी भी फुली यूटिलाइज नहीं थे। रिसोर्सेज और जैसे आए और रिसोर्सेज आते ही हमारी क्या हुआ, और इनकम इंक्रीज हो गई। जैसे ही और रिसोर्सेज आए और रिसोर्सेज के आते ही और इनकम इंक्रीज हो गई, तो इनकम क्या हुई हमारी, शूट अप हो गई, इंक्रीज हो गई। सो हमने नया इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव कर लिया। फिर क्या होगा, और रिसोर्सेज क्रिएट होंगे और एडिशनल रिसोर्सेज का क्या होगा, अपॉइंटमेंट होगा, तो हमारी इनकम और ज्यादा क्या हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, और वो पॉइंट फुल इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रह जाएगा। आप समझे क्या हुआ? मैंने ये कहा आपको कि आपने आज क्या किया, ये देखो, आज आपने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर कर दिया। आपको लगा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो गई। सो आपको लगा था सबसे पहले तो आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर दिया जहां पे एडी इक्वल्स टू एएस बराबर हो चुका है, और ये था आपके लिए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। रिसोर्सेज इतने थे, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था। रिसोर्सेज जैसे ही क्या हुए, बढ़े, तो रिसोर्सेज बढ़ते ही क्या हुआ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आते ही क्या हुआ, फिर से आपका पॉइंट चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये पॉइंट आपके लिए क्या रह जाएगा, सिर्फ पुराने इक्विलिब्रियम पॉइंट रह जाएगा। समझ गए क्या? और फिर जैसे रिसोर्सेज और इंक्रीज हो जाएंगे, अगेन क्या हो जाएगा, आपका एक नया इक्विलिब्रियम लेवल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। समझ आई बात? हाँ या नहीं? तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, एक टेम्पररी मिथ है, आज है कल नहीं रहेगा। और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मतलब कि पहले के टाइम पे वो एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट रह चुका है, और अब रिसोर्सेज एडिशनल आ चुके हैं इकोनॉमी के अंदर, तो रिसोर्सेज एडिशनल आ चुके हैं, तो एडिशनल रिसोर्सेज एम्प्लॉयड होने से पहले आपने क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इस कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो क्या दे रखा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन एडी एंड एस बिफोर रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज्ड। रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन से पहले ही AD और AS when resources are not fully utilized or employed, आज भी resources unemployed है अपने पास। At this point some resources are underemployed or unemployed and economy is in equilibrium when AD equals to AS. But ये क्या बोलता है, AD is only sufficient to support the level of AS at less than full employment। मतलब वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, less than full employment पे। जैसे ही और इन्वेस्टमेंट आएगा और इनकम क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी, और इनकम क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। जैसे ही और एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिलेगा और ज्यादा इनकम क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या है, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे ही आया इनकम और इन्फ्लेट हो गई। बोलो समझ आया क्या? तो फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितने रिसोर्सेज एट प्रेजेंट है सब एम्प्लॉयड है,
दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि अभी भी कुछ रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, बट उसके बिना जहाँ पे हम एडी और एएस को मीट करवा रहे हैं वो क्या होता है हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट। बट आज भी रिसोर्सेज क्या है, अनएम्प्लॉयड है। फिर मैं क्या करूंगा, रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करूंगा, रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके और इनकम जनरेट होगी, एडीएस मेरा क्या हो जाएगा, फिर से बराबर हो जाएगा। फिर थोड़े से टाइम वेट करो, थोड़े से टाइम के बाद क्या होगा, और रिसोर्सेज जनरेट होंगे, और रिसोर्सेज जनरेट होने के बाद फिर से एडीएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बोलो कॉन्सेप्ट समझ आएगी नहीं आया, बताइए जल्दी। आ गया समझ में?